हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 12 फ्लेमिंगो का सेकंड लेसन, ठीक है, जिसका नाम है लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है, स्टोलन चाइल्डहुड की जो स्टोरीज़ है वो पढ़ेंगे। ऑथर का नाम है एनिस जंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। द लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि खोए हुए बचपन की ये कहानियाँ हैं। इसमें जो ऑथर है वो एनिस जंग इनका नाम है। 1964 में इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वॉज बोर्न इन राउरकेला। राउरकेला जो नाम की जगह है इंडिया में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। स्पेन हर चाइल्डहुड, यानी कि लेडी राइटर थी। इनका बचपन जो है और एडल्सेंस यानी कि जो युवावस्था है वो कहाँ पर बीती? हैदराबाद में बीती। इन्होंने अपनी एजुकेशन हैदराबाद में ली और उसके बाद इन्होंने अपनी बाकी की एजुकेशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ली। इनके पेरेंट्स जो है वो दोनों ही राइटर्स थे। और एनिस जंग जो है उन्होंने अपना कैरियर एज ए राइटर इंडिया में ही स्टार्ट किया था। और ये कई सारे न्यूज़पेपर के लिए एडिटर और जो कॉलमिस्ट है उनका काम भी इन्होंने किया, ना केवल इंडिया में बल्कि अब्रॉड भी, यानी कि विदेशों में भी ये एडिटर और जो कॉलमिस्ट जिसको कहते हैं वो रही है। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और कई सारी किताबें भी इन्होंने लिखी है। जो फॉलोइंग एक्सर्प्ट है, यानी कि जो स्टोरी है वो उनकी एक बुक है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इस बुक से लिया गया है। यहाँ पर ये जो ग्रिंडिंग जो पुअरिटी है, ठीक है, ग्रिंडिंग पुअरिटी यानी कि जो बहुत हम बोल सकते हैं कि पीस देने वाली जो गरीबी है, उस गरीबी के ऊपर उन्होंने एनालिसिस किया। इसके अलावा जो ट्रेडिशंस है उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया, विच कंडेम दिस चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जिसकी वजह से कंडेम्ड का मतलब यहाँ पर होता है निंदा करना, जो कि निंदनीय है। ऐसा एक्सप्लॉयटेशन, ऐसा शोषण इन बच्चों का जो होता है उसके बारे में बात करिए। यहाँ पर दो पार्ट में ये स्टोरी है पूरी। हम एक एक पार्ट करके देख लेते हैं। पहला पार्ट जो है उसका टाइटल इन्होंने देने की कोशिश करी, या हम माने कि इस तरह से उन्होंने शुरू करा है कि समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। एक जो गार्बेज उठाने वाला रहता है, एक जो कचरा उठाने वाले लोग रहते हैं, उनका मानना ये है कि कभी कभार हमें जो रुपए है यानी कि पैसे हैं वो भी गार्बेज से मिल जाते हैं, और एक रुपया जब हमें मिल जाता है तो हमारी उम्मीदें और बढ़ जाती है और हम गार्बेज को और वहाँ से निकालते हैं। इसका मतलब ये है, और इसी के ऊपर ये फर्स्ट पार्ट है। वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहेब। साहेब नाम का लड़का है, उसकी कहानी है, अधिकतर इसी का नाम आएगा। तो साहेब से जो ऑथर है, स्पीकर, वो पूछती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्काउंटिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। मेरे पड़ोस में ही जो गार्बेज के जो डम्प्स पड़े हुए हैं, यानी कि ढेर पड़े हुए हैं, उनमें वो बच्चा जो है वो स्क्रॉन्गिंग करता रहता है। स्क्रॉन्गिंग करने का मतलब कि याचना करना या उसके सामने खड़ा होकर उससे कुछ मांगना। तो जो गार्बेज के जो डंप ढेर पड़े हुए हैं, उन गार्बेज के जो ढेरों में से हर मॉर्निंग मुझे वो गोल्ड ढूंढते हुए मिलता है। किससे? किसको मिलता है? जो स्पीकर है उसको मिलता है। और साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहेब ने अपना घर कई साल पहले छोड़ दिया था। सेड एमिड्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो कि ढाका के हरे मैदानों के बीच में था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। अब उसका घर जो है उसके लिए पुरानी यादें हो गया है बस। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। कई सारे वहाँ पर जो है वो क्या है, तूफान आए, जिसकी वजह से उनके घर और उनके खेत जो है वो सभी बह गए। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा साहिब कहता है कि उसकी माँ उसको कहती है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, और इसीलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लाइव्स। और जहाँ अब वो रहता है वहाँ पर वो क्या ढूंढते हैं, जो गार्बेजेस है उनमें गोल्ड वो ढूंढते रहते हैं, यानी कि पैसे ढूंढते रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। तो जवाब जो है ही मटर्स, वो धीरे से बोला, लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखते हुए उसने कहा, जो स्पीकर है उनका जवाब दिया कि मेरे पास इसके अलावा कोई काम है ही नहीं, मैं यही करता हूँ। गो टू स्कूल आई से ग्लाइबली। ग्लाइबली मतलब कि मैंने थोड़ी सी चिकनी चुपड़ी बातें करके कहा कि भाई स्कूल जाओ तुम। रियलाइजिंग इमीडिएटली, और मुझे ये तुरंत महसूस भी हो गया कि हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरी जो एडवाइस थी, जो सलाह थी, वो कितनी खोखली सलाह थी। ठीक है, वो सही सलाह मैं नहीं दे पाई।
देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो लड़के ने जवाब दिया कि मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है, और जब भी ऐसा कोई स्कूल बनाएंगे तो डेफिनेटली मैं स्कूल जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जॉकिंग। मैंने मजाक करते हुए मजाक में यूं ही कह दिया कि अगर मैं कोई स्कूल स्टार्ट करूं तो तुम आओगे। तो लड़के ने जो है वो बड़ी स्माइल करते हुए कहा कि यस, क्यों नहीं आऊँगा, ऐसा उसने कहा। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। और कुछ दिन बाद वो मेरे पास दौड़ते हुए आया और कहा, मैं उससे पूछा है कि क्या आपका स्कूल रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। तो मैंने जवाब दिया कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल। आई से, मैंने कहा कि स्कूल ऐसे ही थोड़ी बन जाता है, थोड़ा सा समय लगता है। एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड। मेरा मतलब तो नहीं था या मेरा मकसद नहीं था कि मैं कोई प्रॉमिस करूं, लेकिन मैंने बोला था उसकी वजह से मैं एम्ब्रेस्ड थी, शर्मिंदा थी कि मैंने जो प्रॉमिस नहीं किया उसके ऊपर भी मैं शर्मिंदा थी। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। ब्लीक मतलब होता है कि बेरंग, उसकी बेरंग दुनिया में मेरा जो जो शब्द थे, मेरा जो प्रॉमिस था, ठीक है, उसने उसको अबाउंड कर लिया था। कहने का मतलब है कि लाजमी था उसका इस तरह से खुश होना मेरे वर्ड्स को सुनकर, मेरे प्रॉमिस को सुनकर। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों तक उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, तो मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहेब ए आलम, ही अनाउंसेस, उसने क्या घोषणा करी कि मेरा नाम साहेब आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। उस बच्चे को साहेब आलम का मतलब नहीं पता था कि इसका मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि उसका मीनिंग उसको पता होता कि उसका मीनिंग क्या था, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि विश्व के देवता या भगवान, अगर उसको ये मतलब पता होता तो ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट। तो मुश्किल ही उसको इस बात पर भरोसा होता कि मेरा नाम इतना बड़ा है। अनअवेयर अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, और इस बात से वो बिल्कुल अनअवेयर था, अनजान था कि उसका नाम क्या है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वो गलियों में उसके दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ भटकता था। एन आर्मी ऑफ बेयर फूड बॉयज़ हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, और ऐसे लड़कों की टुकड़ी उसके पास थी जो कि नंगे पाँव रहते थे और मॉर्निंग में वो पक्षियों की तरह दिखाई देते और आफ्टरनून में यानी कि दोपहर में वो गायब हो जाते। ओवर द मंथ्स, कई महीनों तक, आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, मैंने हर एक को जानने की, हर एक को पहचानने की कोशिश करी। वाई आर्ट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक बच्चे से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो बच्चे ने जवाब दिया, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली। तो उस बच्चे ने बिल्कुल साधारण तरीके से जवाब दे दिया कि जो शेल्फ है ना उस पर जूते चप्पल तो रखे हुए हैं, लेकिन मेरी माँ उनको नीचे उतारती नहीं है, मुझे देती नहीं है। तो अगले ने जवाब दिया, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। तो वो कहता है, एट्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, यानी कि एक बच्चा और जो कि जूते पहने हुआ था, लेकिन उसके जूते जो है ना वो क्या कहते हैं हम, एक ही पेयर के नहीं थे, यानी कि एक जूता दूसरा था और दूसरा जूता दूसरा था, दोनों पेयर में अलग अलग जूते पहने। जो लड़का खड़ा था उसने कहा कि यदि इसकी माँ जूते वो चप्पल निकाल भी दे तो ये जो है उनको फेंक देगा या कहीं पर भी वो घुमा देगा, इसलिए वो नहीं उतारती है। वैन आई कमेंट ऑन इट, और जब मैंने इस बात पर कमेंट किया कि भाई तूने चप्पल ऐसे जूते क्यों पहने हैं, ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, उसने अपनी जो पैर है वो सफल कर लिए, मतलब कि पास पास ला के रख लिए और कुछ भी उसने नहीं कहा। आई वॉन्ट शूज सेज ए थर्ड बॉय, तो तीसरे लड़के ने कहा कि मुझे जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने कि अपने पूरे जीवन में कभी एक जोड़ जूते नहीं पहने थे, उस लड़के ने कहा कि मुझे जूते चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, और गांव के जो रोड है वहाँ पर और सिटीज़ है वहाँ पर मैंने कई सारे बच्चों को देखा कि जो बेयर फुटेड जो है वो ट्रैवलिंग करते रहते हैं, यानी कि नंगे पाँव घूमते रहते हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। और पूछने पर क्या जवाब मिलता है मुझे कि क्यों ऐसा है, तो लोग ये कहते हैं कि ये पैसे की प्रॉब्लम की वजह से नहीं है, ये तो एक ट्रेडिशन है, ये तो एक चलन है हमारे यहाँ पर कि नंगे पैर घूमना। आई वॉन्डर, मैं इस बात से चकित थी ये सोच कर कि ये एक ट्रेडिशन कैसे हो सकता है। इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअरिटी, तो मुझे लगा कि शायद ये जो परपेचुअल यानी कि जो लगातार चलने वाली जो गरीबी है, उस गरीबी की वजह से ये एक बहाना मात्र हो सकता है, मुझे ऐसा महसूस हुआ। आई रिमेंबर स्टोरी
ए मैन फ्रॉम यूडीपी वंस टोल्ड मी। एक स्टोरी यहाँ पर वो कहती है कि एक यूडीपी से आया हुआ एक व्यक्ति जिसने मुझे कहा था, वो स्टोरी मुझे याद है। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। वो कहा करता था कि वो जब स्कूल जाता था तो एक पुराने मंदिर के बाद वो स्कूल था उसका, तो वहाँ से वो गुजरता था, जहाँ पर वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिता एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़। और वो हमेशा ही जो है वो क्या करता था कि उस मंदिर के सामने खड़ा होता और भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान मुझे एक जोड़ जूते दिला दो। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड टेम्पल। और 30 साल बाद जब मैं उसके टाउन और टेम्पल जो था, मंदिर और जो शहर था उसका, जो कस्बा था, वहाँ पर जब मैंने विजिट किया, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिजोलेशन। यानी कि अब ड्राउंड मतलब डूबा हुआ था और डेजोलेशन मतलब वीरानी में, जो कि शहर और मंदिर आजकल जो है वो पूरी तरह से वीरानी में डूबा हुआ था, यानी कि वीरान था, वहाँ पर कोई नहीं था। इन द बैक यार्ड, और पीछे के आंगन में, वेयर लाइव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक की चेयर्स लगी हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, और एक छोटा सा बच्चा जो कि ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने थे, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, जिसने कि सॉक्स पहन रखे थे, शूज पहन रखे थे, अराइव्ड पैंचिंग एंड थ्रेव हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड। और वो आता है और क्या करता है, अपने स्कूल बैग को एक फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes। और मुझे अब उस बच्चे की बात याद आ जाती है, उस बच्चे की प्रेयर याद आ जाती है, उस दूसरे बच्चे की जिसने कभी भगवान से, ईश्वर से या देवी से प्रार्थना करी थी और फाइनली उसको जूते मिल गए। लेट मी नेवर लूज दैम, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। तो गॉडेस या जो ईश्वर है, या हम बोल सकते हैं देवी है, उन्होंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसको खाली हाथ नहीं जाने दिया। यंग बॉय इज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज। यंग बॉय यानी कि एक छोटा बच्चा, जैसे कि पुजारी का बच्चा है, आज वो जूते पहनता है। बट मेनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन्स शूजलेस। और मुझे ये बात याद आ जाती है कि इस पुजारी का बेटा तो जो है जूते पहन रहा है, लेकिन जो रैक पिकर्स है यानी कि कचरा बीनने वाले जो कि मेरे नेबरहुड में रहते हैं, आज भी वो शूजलेस हैं, यानी कि उनके पास कोई भी जूते नहीं है। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। और जो मेरी जान पहचान थी, किनसे? एक्वेंटेंस मीन्स होता है जान पहचान। जो बेयर फुटेड यानी कि नंगे पांव घूमने वाले, जो कचरा बीनने वाले लड़के थे, उनसे मेरी जो जान पहचान हुई थी, उसकी वजह से मैं कहाँ पहुँच गई? सीमापुरी नाम की जगह पर पहुँच गई। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली। तो यहाँ पर 2 वर्ड से है, उनके मैं मीनिंग बता देता हूँ। पेरीफेरी का मतलब होता है उपनगर, यानी कि जो कॉलोनी वगैरह रहती है वो, तो दिल्ली की ही एक कॉलोनी थी या उपनगर था जो कि वहाँ से काफ़ी दूर था। और मेटाफोरिकली का मतलब होता है लाक्षणिक रूप से, यानी कि उसका दिल्ली का पार्ट था पर वो दिल्ली में नहीं था। दोज हु लाइव हियर आर स्क्वाडर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। और जो लोग इस सीमापुरी नाम की जगह पर रह रहे थे, वो एक्वेंटेंस, वो क्या थे? वो कहाँ से आए हुए थे? बांग्लादेश से आए हुए थे। स्क्वाडर्स, स्क्वाडर्स का मतलब होता है अतिक्रमणकारी, यानी कि दूसरी जगह से आए हुए जो शरणार्थी होते हैं, वो आकर उस जगह को उन्होंने कब्जा कर लिया था। वहाँ पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, अपनी उस जगह को बना लिया था। ऐसे लोग वहाँ पर जो है वो रह रहे थे, जो कि 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, उस समय ये वहाँ पर आ गए थे। साहिब्स फैमिली इज एमंग देम, साहिब की जो परिवार है वो भी उसमें से एक था। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस समय जो है एक वाइल्डरनेस, यानी कि बिल्कुल जंगलीपन वहाँ पर लगता था। इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, हालांकि ये वाइल्डरनेस था वहाँ पर, लेकिन अब वो खाली नहीं थी, यानी कि वहाँ पर लोग रहते थे इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, और मिट्टी के बने हुए जो स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो घरोंदे थे या घर थे, उनमें रहते थे। विद रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन, टारपोलिन का मतलब होता है जो बरसात के दिनों में एक जो पॉलीथीन बैग टाइप जो होता है, हम जिसको तिरपाल वगैरह भी बोलते हैं, उसके और टीन से जो छतें ढकी हुई थी। डिवॉइड ऑफ सीवेज, डिवॉइड का मतलब होता है कि रहित, यानी कि सीवेज से भरी हुई, यानी कि वहाँ पर गंदी नालियाँ बह रही थी। ड्रेनेज ऑफ रनिंग वाटर,
ठीक है, पानी की नालियाँ बह रही थी। लाइव 10,000 रैक पिकर्स, और वहाँ पर लगभग 10,000 जो कचरा बीनने वाले लोग हैं वो रहते थे। दे हैव लाइव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, और वहाँ पर ये लोग जो है ना 30 साल से ज़्यादा से रह रहे थे और बिना आइडेंटिटी के, यानी कि बिना कोई जान मतलब कि बिना कोई इनकी पहचान के ये लोग वहाँ पर रह रहे थे, बिना आइडेंटिटी के ये लोग वहाँ पर रह रहे थे। विदाउट परमिट्स, बट बिना परमिशन के वहाँ पर रह रहे थे, बट विथ राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, परंतु इनको राशन कार्ड मिले हुए थे जिसकी वजह से इनको वोटर लिस्ट में इनका नाम था। एंड इनेबल दैम टू बाई ग्रेन, और उसी वजह से ये ग्रेन्स यानी कि अनाज खरीद सकते थे। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, परंतु जान पहचान, पहचान की क्या बात है, पहचान हो ना हो लेकिन सर्वाइवल यानी कि जिंदा रहना तो उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमक, we would rather live here than in the field that gave us no grains, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। तो स्पीकर जो है ऑदर हमारे वो कह रही हैं कि जब मैंने एक फटी हुई साड़ियों की कई सारी महिलाएं जो पहने हुई थी उनसे जब मैंने पूछा कि उन्होंने अपनी खूबसूरत जो धरती है, ज़मीन है, जो कि हरे मैदानों और नदियों से घिरी हुई थी, उसको उन्होंने क्यों छोड़ दिया। तो उन्होंने जवाब दिया कि यदि हम अपनी फैमिलीज़ को रोज़ रात को या रोज़ हम खाना दे सकते हैं और हमारे पेट में कोई दर्द नहीं होता है, तो ये बेहतर है कि हम उन हरे मैदानों को छोड़कर यहाँ रहें जो कि हमें कोई खाना नहीं देते हैं, कोई ग्रेन नहीं देते हैं। यानी कि उनका कहना का मतलब ये था कि भाई उन जगहों पर जहाँ पर वो ब्यूटीफुल जगह तो है लेकिन वो हमें सर्वाइवल के खाना नहीं देती है, पेट में दर्द होता है भूख के मारे, तो अगर इन जगहों पर रहकर उसको छोड़कर अगर हम जहाँ रह रहे हैं, ये भले ही चाहे बदसूरत जगह है लेकिन यहाँ पर हमें खाना मिल जाए तो उससे बेटर यहाँ पर वो चीज़ हो जाएगी, ऐसा वो जवाब देती है महिलाएं। वेन एवर दे फाइंड फूड, जब भी उनको खाना मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांसिट होम्स, जो कि संक्रमित घर बन चुके थे। ट्रांसिट का मतलब जैसे संक्रमण अभी कोरोना चल रहा है ना, फैल रहा है, ऐसे गंदगी वगैरह का माहौल, तो जब भी उनको खाना मिलता था वो वहाँ पर जाकर खाते थे। चिल्ड्रन ग्रेव अप इन दैम, और जो बच्चे हैं वो उन्हीं घरों में बड़े होते थे। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और सर्वाइवल में उनके पार्टनर्स बनते थे, जीवन यापन करने में उनके सहयोगी बनते थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में रहकर अगर सर्वाइवल करना है तो इसका मतलब ये होता है कि कचरा उठाना या कचरा बिनना। थ्रू द ईयर्स, और सालों के दौरान, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, और जो सालों के दौरान क्या हुआ, इट हैज़ एक्वायर्ड यानी कि हासिल कर लिया था प्रपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, गार्बेज उनके लिए क्या थे, गोल्ड था, सोना था, यानी कि कचरा उनके लिए सोना था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनका रोज का खाना था। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सरों पर ये छत थी। इवन इफ़ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे उनके घर में वो छत जो है वो पानी टपकने वाली हो तब भी वो किसकी देन थी, उस कचरा की ही देन थी। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, परंतु एक बच्चे के लिए तो ये उससे भी ज़्यादा होती थी। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट, साहब झट से कह उठता है कि कई बार तो मुझे जो है, ये तो स्पीकर जो है ऑदर ये इधर उधर की कहानी उन्होंने बताई है, अभी वो वहीं खड़ी है उस बच्चे को जब वो गार्बेज उठा रहा है, ठीक है। तो उसने जब कहा कि मुझे 1 रुपया मिल जाता है यहाँ पर, वो कहता है कभी कभार मुझे इस गार्बेज से रुपये मिल जाते हैं, 1 रुपया मिल जाता है, और कभी कभी तो 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है, साहब ऐसा कहता है। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें में चमक आ जाती है बात कहते हुए। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, कि जब आपको एक चांदी का सिक्का अगर किसी गार्बेज में मिल जाए, ऐसा बच्चा कह रहा है कि अगर आपको चांदी का सिक्का एक गार्बेज में मिल जाए, स्पीकर उसको एक्सप्लेन कर रही है इस बात को लेकर कि अगर आपको एक सिक्का किसी गार्बेज में मिल जाए तो यू डोंट स्टॉप स्ट्रॉन्गिंग फॉर देयर इन होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तो आप बिल्कुल स्ट्रॉन्गिंग नहीं कर सकते, यानी कि याचना करना बंद नहीं कर सकते, वहाँ पर ढूंढना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आशा रहती है कि शायद और कुछ मिल जाए मुझे। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, और ऐसा ही उन बच्चों के साथ लग रहा था। गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के लिए कचरे का, गार्बेज का मतलब कुछ और होगा, लेकिन बच्चों के लिए उसका मतलब कुछ और था। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रेप्ड इन वंडर,
उनको मतलब ये था कि यहाँ पर कचरे के बीच में कुछ चमत्कारिक चीज़ें उनको मिलेगी, यानी कि सोना मिलेगा। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़े लोगों के लिए ये कचरा उठाना जो है वो एक सर्वाइवल यानी कि जीवन यापन करने जैसा था। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक पास के ही क्लब में जो स्पोर्ट्स क्लब होता है वहाँ पर मैंने, यानी कि स्पीकर कहती है कि मैंने वहाँ पर साहब को खड़ा हुआ देखा, फेंस यानी कि जो फेंसिंग होती है उसके पास में। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, और दो लोग जो कि वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे और टेनिस खेल रहे थे, उनको देखते हुए वो वहाँ पर खड़ा था। वो कहता है आई लाइक द गेम, वो कहता है मुझे गेम पसंद है। ही हम्स, हम्स का मतलब होता है गुनगुना कर, उसने कहा खुशी के मारे। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो लगातार जो है उसको, कंटेंट मीन्स वो लगातार उसको बड़ी चाव से देख रहा था। और कहता है कि आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स। आगे वो कहता है कि जब कोई नहीं होगा ना अंदर तो इस ग्राउंड में मैं जाऊंगा। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और गेट कीपर जो है, जो चौकीदार है, वो जो मुझे अंदर जाने देगा और मुझे भी थोड़ा सा स्विंग वगैरह वहाँ पर करने देगा। साहब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, और जो शर्ट और पैंट उसने पहन रखा है उसके ऊपर उसने जूते पहन रखे, लेकिन वो टेनिस शूज तो है लेकिन जो उसके कपड़े हैं वो उनसे मैच नहीं हो रहे हैं। समवन गैव देम टू मी, वो कहता है कि ये मुझे किसी ने दिए हैं ये जूते। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, उसने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि ये किसी ने मुझे दिए। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय। आगे कहता है कि वास्तविकता तो ये है कि किसी रिच बॉय ने, किसी अमीर लड़के ने इनको पहनने से इनकार कर दिया, इनको त्याग दिया है, ये वो जूते हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, किसी एक जूते में थोड़ा सा होल हो गया होगा, थोड़ा सा छेद हो गया होगा, इसलिए उस बच्चे ने उसको पहनना से मना कर दिया, इसलिए ये जूते मेरे पास आ गए। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन इस बात की साहब को कोई परवाह नहीं थी उस छेद की। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुटेड, ऐसा बच्चा जो कि हमेशा नंगे पैर घूम रहा हो, इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, तो ऐसा लगता है कि ऐसे शूज जिसमें कि होल है फिर भी वो उसके लिए सपनों से कब पूरे होने से कम बात नहीं होती। अगर ऐसे जूते भी उसको मिल जाए जिसमें होल है तो वो भी उसके लिए कम बात नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा नंगे पाँव रहा। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जिस गेम को बड़े चाव से वो देख रहा था, जिस खेल को वो देख रहा था, वो उसकी पहुंच के बाहर था। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, और इस अगली सुबह जो है साहेब मिल्क बूथ यानी कि जो दूध की डेयरी वगैरह वहाँ पर दूध लेने के लिए जा रहा था। इन हिज हैंड इज स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर यानी कि केतली या जो बाल्टी वगैरह जिसको बोलते हैं हम दूध लाने की, वो उसके हाथ में थी। कहता है आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज, उसने कहा पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूर इशारा करते हुए उसने कहा, पॉइंट करते हुए कहा कि वहाँ पर एक चाय की दुकान है नीचे, और वहाँ पर मुझे जो है रोड के किनारे वहाँ पर मुझे काम मिला है, मैं आजकल वहाँ पर काम कर रहा हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और पूरा खाना भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, तो मैंने उससे पूछा कि क्या वो उस काम को पसंद करता है। आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, तो उसका जो चेहरा है वो केयर फ्री लुक यानी कि उसका चेहरे पर बिल्कुल परवाहहीन यानी कि जिसके ऊपर बेपरवाह उसका चेहरा मुझे खोया हुआ लगा। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली, और जो प्लास्टिक बैग्स यानी कि कचरा उठाने के जो बैग्स थे वो काफ़ी हल्के हुआ करते थे, और जो कैनिस्टर स्टील का उसके हाथ में है वो आज काफ़ी भारी था। ठीक है, ओवर हिज शोल्डर, जिसको वो काफ़ी लाइट होते थे, जिनको वो अपने कंधों पर ढोता था, किसको, जो गार्बेज थे उनको। द बैग वॉज हिज, वो बैग उसका खुद का होता था। कौन सा, जो कचरा उठाने वाला बैग है वो उसका खुद का होता था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओवन्स द टी शॉप, साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहेब अपना खुद का मालिक नहीं रहा था, अब जो उसके पास यानी कि केटली थी या जो भी बाल्टी थी दूध लाने की, वो कैन जो थी उसके पास अब वो उसकी नहीं थी, वो तो उस व्यक्ति की थी जिसकी टी शॉप है, अब उसका कुछ भी नहीं था, यानी कि वो खुद का मालिक नहीं था। इस सोच में वो डूबा हुआ था
ऑदर इस तरह से स्पीकर जो है वो इस तरह से हमें एक्सप्लेन करती है। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, आगे उसकी चाहत और बढ़ती है और आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, ये सेकंड पार्ट यहाँ पर उसकी स्टार्ट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आप भी बोर हो जाएंगे, स्टोरी में मज़ा नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।